हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाना, खासकर बीपीएससी 67 और जो है प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफलता दिलाना। इसी कड़ी में हम आपके पास लेकर के आए हैं साथियों विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ये मस्ट वॉच वीडियो है, इसको निश्चित रूप से आप देखिए। ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में 10 बार से अधिक बार पूछे जा चुके हैं साथियों। जी हाँ साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर को व्याख्या के साथ यहाँ पर दिया गया है साथियों। और इस वीडियो से आपको 5 नंबर निश्चित रूप से परीक्षा में आने जा रहा है साथियों। जो आगामी परीक्षा आप देने जा रहे हैं वो 5 नंबर उसमें पक्का हो जाएगा साथियों इस वीडियो से। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे साथियों। चैनल पर नए आए हैं तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। तो बिना देर के चलते हैं अपने वीडियो पर और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर साथियों। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें, तो कमरे का तापमान क्या होगा? जी हाँ साथियों, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, पहले जितना रहेगा काफ़ी कम हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फ्रिज जो काम करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें रहता है, कुछ प्रस्वेदी सबस्टांसेस रहते हैं जो कि वायुमंडल के नमी को क्या करते हैं खास साथियों, खींच लेते हैं। वायुमंडल के नमी को क्या करते हैं, फ्रिज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ का नमी कम हो जाता है। नमी कम होगा तो ऑटोमेटिक है तापमान क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर क्या होगा साथियों? सही, इसका उत्तर होगा ए नंबर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना गुना होता है? जी हाँ साथियों, 6 गुना, 1/6 गुना, 10 गुना, 1/10 गुना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से काफ़ी छोटा होता है, 1/6 गुना वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, क्योंकि उसका आकार पृथ्वी के आकार से काफ़ी छोटा होता है। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं होती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि हम आप इस प्रश्न से आगे का कॉन्सेप्ट बताएं तो यदि चंद्रमा पर आप कूदेंगे तो यदि आप पृथ्वी पर 5 फीट लंबा कूदते हैं, ऊंचा कूदते हैं, तो वहाँ पर 30 फीट कूदेंगे। और 10 फीट आप लंबा कूदते हैं लॉन्ग जंप, तो वहाँ पर 6 गुना ज़्यादा यानी 60 फीट का लॉन्ग जंप करेंगे। ये भी कई बार प्रश्न इस तरह के भी आते हैं साथियों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ साथियों, इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है? इंद्रधनुष वर्षा में दिखाई देता है, कभी कभी 2 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देते हैं, यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सही है, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? डी नंबर। 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं जिसे प्राथमिक और द्वितीयक बोलते हैं, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकाश का जो है प्रकिरणन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है और वर्षा के दिनों में ही दिखाई देता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, जी हाँ साथियों, दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैशस्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होता है उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। ये दूरी बढ़ जाती है जो रेटिना से, ये जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना से जो इसकी दूरी बढ़ जाती है लेंस की, इसके कारण से दूरदृष्टि दोष होता है। लेकिन जो इसमें जो परिभाषा दिया जाता है वो परिभाषा से क्या होता है साथियों, उल्टा होता है। इसको याद रखेंगे। यदि दूर दृष्टि है तो वो दूर की वस्तुओं को देखेगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि दूर को वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, और निकट की वस्तु को क्या करेगा, स्पष्ट देखेगा। तो वह व्यक्ति क्या चीज से पीड़ित होगा? निकट दृष्टि दोष, यानी कि जहाँ का देखेगा उसी दोष से पीड़ित होता है, क्योंकि इसका जो ये जो दोष है वो जो है परिभाषा पर नहीं है। यहाँ पर आई वो ये रेटिना और फोकस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है।
ठीक है साथियों, इसलिए ये परिभाषा से क्या होता है, विपरीत इसका आंसर आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? रेटिना पर क्या बनता है साथियों? नेत्र के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर यहाँ जो रेटिना होती है उस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी तरह से कैमरे के प्रकाश छिद्र पर प्रतिबिंब बनता है कि शटर पर बनता है कि लेंस पर बनता है कि फिल्म पर बनता है? तो कैमरे के फिल्म पर क्या बनता है साथियों, प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, छठे नंबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप समांतर किसकी बनी होती है? जी हाँ साथियों, सिलिकॉन की, क्रोमियम की, सोना की, सीसा की। तो जो आईसी का चिप होता है जो कंप्यूटर का, वो किसका बना होता है साथियों? वो बना होता है सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या होती है, एक उपधातु होती है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब उपधातुएं होती है। 7 उपधातुएं हैं, और वो क्या करते हैं, जब वो आधा अर्धचालक होते हैं। उपधातु क्या होते हैं, आधा चालक और आधा अचालक का गुण होता है। इसी कारण से वो क्या करते हैं कि वो कुछ चालकता को भी दिखाते हैं और आईसी चिप्स के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। डेसिबल किसका मात्रक है? जी हाँ साथियों, ध्वनि की तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता का, ध्वनि की आवृत्ति की, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। जी हाँ साथियों, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। और एक चीज और याद रखेंगे साथियों, जो डेसिबल हम लोग लिखते हैं तो डेसिबल में डी स्मॉल और बी कैपिटल होता है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेसिबल कैसे लिखा जाता है, डी स्मॉल और बी कैपिटल। किसी भी चीज के हम लोग पहले लेटर को कैपिटल देते हैं और पिछला लेटर स्मॉल होता है, लेकिन डेसिबल को जो हम लोग लिखते हैं उसका डी स्मॉल और बी कैपिटल। 80 डेसिबल तक के साउंड जो है हमारे लिए वो नॉर्मल होते हैं, उससे जो ऊपर का साउंड होता है क्या होता है, वो हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न कर देता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि सारी ऊष्मा अंदर ही रह जाती है, अंदर ही रहती है। यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा। इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जी हाँ साथियों, इसमें से जो सबसे सटीक जवाब है इसका, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का जो है एक क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसके अंदर रखी गई वस्तु उतना ही जल्दी सीझेगी यानी कि बॉयल होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो घरों की सुरक्षा के लिए ऊपर लगाए जाते हैं, नीचे जो नींव से लेकर के ऊपर छत के ऊपर भी निकाला जाता है धातु के आवरण को। तो वो किसका बना होता है, लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो तांबे का बना होता है साथियों, क्योंकि तांबा सबसे इन चारों में से सबसे अच्छा चालक है साथियों। तो चलते हैं अगले 10वें नंबर के प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, ये रहा 10वें नंबर का प्रश्न। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार संचार के माध्यम से आती है? संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संलयन के द्वारा, ताप विनिमय के द्वारा। जी हाँ साथियों, इसका जो उत्तर है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सूर्य से हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा किस तरह से आती है, विकिरण के द्वारा, किरणों के द्वारा। जो सूर्य की किरणें होती है वो पृथ्वी पर आती है। आने में कितना देर लगता है साथियों, अप्रोक्स 8 मिनट का समय लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। एनीमोमीटर से मापी जाती है वायु की आर्द्रता, वायु की चाल, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से गहराई। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग यानी कि वायु के चाल को मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या चीज नापते हैं, वायु के वेग या चाल को मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जी हाँ साथियों, बल्ब का फिलामेंट या तंतु नंबर 1 टंगस्टन, लोहे का, नाइक्रोम का, कार्बन का। जी हाँ साथियों, पहले नंबर का जवाब सही है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W। क्यों होता है, क्योंकि वो वुल्फ्राम है। वुल्फ्राम, W फॉर वुल्फ्राम होता है साथियों, वुल्फ्राम, और उसी को हम लोग टंगस्टन कहते हैं अंग्रेजी में। ये वुल्फ्राम क्या है, लैटिन शब्द है साथियों। अगला प्रश्न को लेते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। सारे के सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जी हाँ साथियों, हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है? उच्च अपवर्तनांक, उच्च घनत्व, उच्च पारदर्शिता, अति कठोरता। जी हाँ साथियों, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, और 4 और
एक तो साथियों जो हीरा होता है, हमारा जो हीरा होता है साथियों, ये एक तो ये काफ़ी कठोर होता है, तो इसके घनत्व भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ इसका अपवर्तनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी कोई लाइट हीरे में आती है तो अपवर्तनांक का मतलब होता है मोड़ना, मोड़ने की सबसे ये मुड़ मुड़ के लाइट क्या होता है उसी में फंस जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी चमकता है। हीरा क्या होता है, काफ़ी चमक जाता है, क्योंकि काफ़ी इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है साथियों 2.42। और घनत्व के मामले में भी ये क्या है, काफ़ी कठोर होता है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में क्या होता है, हीरा सबसे कठोर होता है। और हीरे के बारे में हम लोग जान लेते हैं साथियों कि हीरा से शीशा को काटा जाता है। और हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की रचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है हीरा से संबंधित साथियों। चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। 14वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। बैरोमीटर के पठ्यांक का एकाएक गिर जाना किस संभावना को प्रदर्शित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों है। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग हवा के दाब को नापते हैं, और ये मौसम साफ रहेगा, वर्षा आएगी, आंधी आएगी, अत्यधिक ठंड पड़ेगी। जैसे ही बैरोमीटर का जो पठ्यांक सर नीचे गिरता है साथियों, तो इससे क्या पता चलता है कि आंधी आने वाली। जब भी वायु दाब शून्य होगा तो चारों ओर की हवा दौड़ेगी और तेजी से दौड़ेगी, जिसके कारण आंधी आते हैं, कई बार बवंडर, चक्रवात या तूफान भी आते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती है। जी हाँ साथियों, वर्षा वायु दाब के कारण, गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण। जी हाँ साथियों, पृष्ठ तनाव के कारण वायु की बूंदें क्या होती है, गोल होती है। आप भी अपने को अपना इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों कि दिए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब आपको पहले से आता था साथियों। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। जी हाँ साथियों, निर्वात में, वायु में, जल में, स्टील में। जी हाँ साथियों, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम क्या होती है, गैस में। क्योंकि सबसे कम क्या होती है, गैस में होती है। तो स्टील इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। हेनरी का मात्रक है। हेनरी जो चुंबकत्व से लिया गया है साथियों, धारिता का, प्रेरकत्व का, चुंबकीय क्षेत्र का, आवर्ती का। तो हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। जी हाँ साथियों, ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है। ध्वनि का पिच शेर का, मनुष्य का, मच्छर का, हाथी का। जी हाँ साथियों, जिसकी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है उसका पिच भी अधिक होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो मच्छर की ध्वनि की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका पिच भी अधिक होगा साथियों। कौन, 19वें नंबर का सवाल लेते हैं साथियों। ये रहा स्क्रीन पर। कौन विद्युत रोधी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है, अर्थात सुचालक है। शीशा, एबोनाइट, चारकोल और लाख। तो शीशा एक धातु है, लेकिन क्या है, विद्युत का कुचालक है। एबोनाइट भी कुचालक होता है, लाख भी। लेकिन चारकोल क्या होता है साथियों, विद्युत का ये सुचालक होता है, यानी कि विद्युत रोधी नहीं होता है। चारकोल कैसे बनता है साथियों, जब लकड़ी को हम लोग वायु के अनुपस्थिति में भंजक श्रवण करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या बनता है, चारकोल बनता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है साथियों कीड़े मकोड़े, शहतूत के पत्ते, घास और पानी। आप जानते होंगे साथियों, मलबड़ी यानी कि शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, और रेशम के कीड़े क्या खाते हैं, शहतूत के पत्ते खाते हैं रेशम के कीड़े, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं साथियों, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका कई बार पूछा जाता है, एपिस इंडिका। और एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम के पालन को क्या कहा जाता है, सॉरी, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है साथियों, सेरीकल्चर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। त्वचा का मुख्य संगठक होता है कोलेजन, बहुलक, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ साथियों, कोलेजन त्वचा का मुख्य संगठक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवित कोशिका में पाया जाता है। जी हाँ साथियों, प्रोटीन, पर्णहरित, मंड, हेमोग्लोबिन। जी हाँ साथियों, प्रोटीन ही जीवित कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है साथियों। और जीव द्रव जिसे जीवन का आधार कहा जाता है, उसमें भी मुख्य रूप से क्या चीज़ पाई जाती है साथियों, प्रोटीन ही
पाई जाती है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन बी12 का, थायमिन, विटामिन बी6, नियासिन, विटामिन बी3 या एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। तो नियासिन जो होता है साथियों, जो विटामिन बी3 होता है उसी का नाम नियासिन होता है। इसके कारण से पेलेग्रा की रोग होती है, जिसमें क्या होता है, आपका हाथ पैर लकवा की तरह हो जाएगा, कमजोर, लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? जी हाँ साथियों, ग्लूकोज का जो एक अणु टूटता है तो उससे कितना एटीपी मिलता है? एटीपी का विस्तार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है साथियों। इसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। 4 38 एटीपी, 45 एटीपी, 35 एटीपी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी की ऊर्जा मिलती है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शशक की यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है एवं लुवीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन, संसेचन मतलब निषेचन को हम लोग संसेचन भी कहते हैं जटिल भाषा में, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है साथियों? तो मनुष्य में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होता है मादा का जो जनन तंत्र होता है उसके अंदर में एक अंग होता है, वहाँ होता है, क्या होता है अभी बताते हैं साथियों। गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो क्या जवाब होगा साथियों? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका मनुष्य की जहाँ तक बात है, जो अंडाणु आते हैं निकल के अंडाशय से प्रत्येक महीने, जिसे मंथली साइकिल कहा जाता है, और वहाँ पर 48 से 72 घंटा वो शुक्राणु का वेट करता है। यदि नहीं हुआ तो टूटकर बाहर निकल जाती है, जिसे हम लोग मासिक चक्र, ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है विट्रियस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर में, सिलियरी पेशियों में, आइरिस में। जी हाँ साथियों, तो आंख में जो होता है साथियों, वो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर एक गड्ढा सा होता है जिसको हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं, जिसके छिद्र को घटाकर या बढ़ाकर क्या किया जाता है, इसके पुतली के व्यास को किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा साथियों? आइरिस या परितारिका भी रहने से इसका परितारिका भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों, 27वें नंबर का प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति, जी हाँ साथियों, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी। जी हाँ साथियों, यदि दूध और अंडे की बात करें तो उसमें प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये जो है बेरी ये सब नहीं, लेकिन विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है तो उसको स्कर्वी की बीमारी हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी की। तो डी नंबर का जवाब इसके लिए सटीक जवाब है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, 28वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल संग्रहण के लिए, वसा संग्रहण के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान नियमन के लिए। जी हाँ साथियों, ऊंट जो अपने कुबर का उपयोग करता है वो वसा के संग्रहण के लिए करता है। वसा उसका क्या होता है साथियों? रिजर्व फूड होता है, जिसको वो कई दिनों तक यूज करता है। जब उसको खाना नहीं मिल पाता है तो उसी रिजर्व फूड को वो यूज करता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस ऊंट का कुबर जितना बड़ा है, ये समझ लीजिए कि उसके पास उतना ही ज़्यादा रिजर्व फूड है, और जिसका कुबर जितना छोटा है उसके पास उतना ही रिजर्व फूड कम है साथियों। ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न, 29वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, एम्फीबिया क्या है साथियों? जल में पाए जाने वाला जीव, जल एवं थल में जीवन यापन करने वाले जंतु, जल में पाए जाने वाली एक मादा प्राणी, जल की मछली। जी हाँ साथियों, एम्फीबिया क्या है? जल और थल में जीवन यापन करने वाले जीव, जिसे हम लोग उभयचर बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं हिंदी में साथियों। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है साथियों, इसीलिए अब जो वीडियो का शेष जो प्रश्न है जो अगले अंक में हम लोग लेंगे साथियों। और इसके साथ ही कि आप लोगों से विदा लें, और आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। फिर आपके बीच उपस्थित होंगे एक मधुर और एक ज्ञानवर्धक संकलन को लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगी साथियों। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ बीते, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता है राजकिशोर भारती। और जय हिंद, जय भारत।